नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंत और आप सभी का स्वागत है गुरु मंत्र में। और आज हमारे साथ है देश के सबसे बड़े गुरु एस्ट्रो साइंटिस्ट GD वशिष्ठ जी। गुरुदेव, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दादा खुशियां दे, सुखी रखे। तो 7 चरणों आए अगर है तो 23 मई को, क्योंकि 23 मई को आएंगे नतीजे और पता चलेगा कि आखिरकार किसकी बनेगी सरकार। तो चलिए गुरुदेव से आज जानेंगे कि आखिरकार 2019 लोकसभा चुनाव में किसकी होगी जीत, क्या कहती है हमारे राजनेताओं की कुंडली। तो चलिए शो की शुरुआत करें। उससे पहले हमेशा की तरह आप सभी को याद दिला दूं कि फेसबुक पर गुरु मंत्र पेज को लाइक कीजिए, वहां गुरुदेव से आप सभी अपने सवाल भी कर सकते हैं। और अगर आप हमारे कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं और हमारे शो में लाइव कॉलर बनना चाहते हैं तो इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर जो ईमेल आईडी दिख रहा है, यानी कि www.gurumantra@itvnetwork.com, इस पर आप हमें मेल कर सकते हैं और इसके जरिए आपको हमारे शो पे लाइव कॉलर बनने का भी मौका मिलेगा। और अगर आप गुरुदेव से सीधा संपर्क करना चाहते हैं तो उसका तरीका भी बेहद आसान है। आपको बता दूं कि इस वक्त टीवी स्क्रीन पर जो फोन नंबर फ्लैश हो रहा है उस पर कॉल करें और गुरुदेव से सीधा संपर्क करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। गुरुदेव, मुझे लगता है एक ऐसा नाम जो हर किसी की जुबान पे रहा है 2019 लोकसभा चुनाव में, वो है PM मोदी। लेकिन इस बार क्या PM मोदी वैसा कमाल कर पाएंगे जैसा पिछली बार किया था? क्या कहते हैं PM मोदी के सितारे, आपसे जानना चाहेंगे। बेटा, मोदी जी, इनकी कुंडली बहुत सक्षम है। खास तौर पे जब से इनके ऊपर सूर्य की महादशा आई, यानी 2005 से लगातार इनके सितारे वो लगभग बुलंद चल रहे हैं। और 2021 तक ये जो चंद्रमा की भी महादशा इनके ऊपर चल रही है, ये भी इनको ऊंचे स्तर पे बना के रखती है। और इसके अंदर जो सबसे बड़ी खास बात है बेटा, वो ये है कि लगन का चंद्रमा राजयोग कारक है, जो इनको वाकई में यहां तक इतने ऊंचे पद तक इनको लेकर के आया। उसके बाद में जो उससे भी बड़ी खास बात है बेटा, कि ये चंद्रमा और जो इनकी जन्म कुंडली के अंदर 10वें घर के अंदर शुक्र और शनि का जो मेल है, जिसे ये लाल किताब के अंदर उच्च केतु बोला जाता है। उच्च केतु का मतलब यानी कि सबसे ऊंचा झंडा, वो इनकी कुंडली का ये जो योग है, ये पूरी तरह से सक्षम होकर के बैठा हुआ है। और इसमें तो मुझे देखने पर यह भी पता चल रहा है कि ये जो इलेक्शन भी हुए, वो ऐसे लग रहा है जैसे पूरी तरह से ज्योतिषीय विचार विमर्श के बाद ही इसकी एक एक तारीख को प्लान किया गया, और इवन रिजल्ट की डेट को भी। रिजल्ट की जो डेट आ रही है, समझे, इनके पैंत्र के अंदर जो राहु का उस वक्त में समय आएगा, वो 23 मई को ही लगभग ये शुरू हो रहा है। और उसी के अंदर ही आप देखिए कि शनि कारक जो 10वें घर के अंदर इंसान को पूरा कर्मठ बनाते हैं, उनका समय आने के कारण साफ तौर पे नजर आ रहा है कि ये समय भी इनके लिए बहुत शुभ होगा। वो बात एक अलग है कि इनकी जन्म कुंडली के अंदर का वो जो समय आ रहा है, जिस वक्त में ये अगली बार भी ये प्रधानमंत्री जो बनने जा रहे हैं, उसमें बेहद तकलीफें आएंगी। बहुत ज्यादा इनको कोसने वाले लोग होंगे, बहुत ज्यादा इनके खिलाफ साजिशें भी, विचार भी, कर्म भी, सब कुछ इनके खिलाफ भी खड़ा होगा, लेकिन ये उसके बावजूद भी जीतेंगे, ये बात पक्की है। और मैं रजी किसी को पर्सनली नहीं जानता और किसी भी पार्टी के साथ खास तौर पे मेरा ताल्लुक वो बिल्कुल नहीं, लेकिन जो ज्योतिष बोल रहा है मैं वो बोल रहा हूं, और मुझे वो साफ तौर पे जिस तरह की चीजें नजर आ रही हैं वही आप तक मैं ये पहुंचा रहा हूं। और ये समय साफ तौर पे इंडिकेट कर रहा है कि प्रधानमंत्री यही बनेंगे, लेकिन बेहद मानसिक कष्टों के बाद। गुरुदेव, PM मोदी की तो हमने बात कर ली, लेकिन अगर बात PM मोदी की हो तो 2019 लोकसभा चुनाव में बात राहुल गांधी की करनी बेहद जरूरी होती है। राहुल गांधी जी की कुंडली क्या कहती है, क्या कहते हैं उनके सितारे? इस बार कमाल कर पाएंगे राहुल गांधी? बेटा, राहुल गांधी जी की जो जन्म कुंडली है, अगर उसको हम पहली नजर में सही तौर पे देखते हैं तो इसके अंदर काफी सारी तकलीफें हैं, थोड़ी भी नहीं। इसके अंदर जो सबसे पहली बात है, जो इनके कर्म स्थान है, वो कर्म स्थान
राजनीति से जुड़ा हुआ ज्यादा नहीं नजर आता और उसके कारण एक ऊंची पद प्रतिष्ठा यानी कि एक वो जो योग मैंने कहा है कि जो बहुत ऊंचे हालात तक लेके जाता है उसमें कुछ न कुछ कमी नजर आ रही है। और दूसरी बात एक और है, एक लाल किताब के अंदर योग होता है कि बृहस्पति अगर 10वें घर में हो तो 5वें घर के अंदर जो भी ग्रह बैठता है उसको वो टक्कर मारता है। और यहां पर बृहस्पति 10वें घर के बुध 5वें घर को टक्कर मार रहे हैं, जिसकी वजह से हो क्या रहा है कि हर तरह से सक्षम वातावरण बनाते बनाते जब ये अपनी ऊंचाई पर पहुंचने वाले होंगे तो अचानक जमीन खिसकने का डर ये वाला, क्योंकि बुध को बिन पैंदे का लोटा बोला जाता है। एक ये चीज। दूसरा, जब बृहस्पति को बुध की टक्कर पड़ती है तो एक तरह से ज्ञान और प्लानिंग, देखिए दोनों चीजें अलग हैं। ज्ञान होता है कि अंदर से जो फूटता है, कहने का मतलब जो आपने देखा है, सुना है, समझा है, पढ़ा है, जाना है, इसको ज्ञान बोलते हैं। इन सब के आधार पर जो आपको एक प्लानिंग करनी होती है उसे हम बुध बोलते हैं। तो इस ज्ञान और इस बुध का जब आपस में ही टकराव हो गया तो सही मायने में ज्ञान का प्रयोग करके जो एक प्लानिंग बनानी चाहिए और उसके अनुसार जो चलना चाहिए वो अगर चलते हुए हम थोड़ा आगे निकलते भी है तो ये टक्कर और घातक होकर के इनकी प्लानिंग को फेल कर रही है, जिसकी वजह से मेरे को फिर दोबारा यहां पर प्रॉब्लम नजर आ रही है। और तीसरी बात, केतु इतना सक्षम है, इनका इतना अच्छा है कि आज तक किसी भी संस्था को, किसी भी पार्टी को, किसी भी कंपनी को जिन लोगों ने भी बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाया है उन सबका केतु लगभग ऐसा ही होता है जैसा कि यहां पर मुझे नजर आ रहा है। अब ये जो योग है ये इनको डेडिकेशन तो देता है कि यानी कि ये जिंदगी में जो भी कुछ ठान लेंगे वो करने की कोशिश करेंगे, चाहे कुछ अच्छा करे चाहे कुछ बुरा करे, जो भी करेंगे पूरे जोर से करेंगे। लेकिन इनके 6ठे स्थान के ऊपर बैठा हुआ मंगल ये इनकी जिंदगी के लिए एक वाकई में प्रॉब्लमेटिक बना हुआ है। और वो क्या कर रहा है, उसने हालात इस तरह के बनाए कि यहां कहते हैं पत्नी और पुत्र के सुखों के लिए दिक्कत, पहले वो बना गया। यहां पर जब भी मंगल आते बेशक सूर्य को उच्च का करते हैं और जो सूर्य इनका वाकई में बहुत सक्षम भी है, लेकिन यहां पर किसी न किसी रूप में केतु को खराब करते हैं। यही रीजन है कि इरिटेशन लेवल को ये बढ़ाता है और वाकई में ये ज्ञान और प्लानिंग इन दोनों का जो समावेश इकट्ठा होकर के अपनी वाणी को सक्षम करके जो उठाता है उसके अंदर भी ये प्रॉब्लम पैदा कर रहा है। और ये जो समय है इसके अकॉर्डिंग अगर मैं देखा जाए तो नरेंद्र मोदी से जो उनका राजयोग चल रहा है, जो 10 नंबर उनका इतना स्ट्रांग चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो इनका वही योग जो इनको वहां तक ले जाए वो सिर्फ और सिर्फ 10% है, जिसकी वजह से ये मोदी और इनका अगर मैं मुकाबला तय करूं तो वहां पर आकर के सिर्फ 10% का असर आता है, जिसके कारण कि शायद वहां तक की छलांग लगना मुझे संभव नहीं दिखाई देता। गुरुदेव, हमने पीएम मोदी जी की कुंडली देख ली, राहुल गांधी जी की भी कुंडली देख ली, पर अगर दोनों कुंडली की तुलना करें तो कौन किस पे भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है? अब बेटा सुनो, अगर नरेंद्र मोदी की कुंडली की हम शुरुआत करते हैं, उनकी कुंडली के अंदर जो सबसे बड़ी बात है वो क्या है? आप लोगों को जो उनकी जन्म कुंडली के अंदर चंद्र और मंगल लगन के अंदर नजर आते हैं, वो चंद्र मंगल लगन में ना होकर के मंगल 12वें स्थान पर है और चंद्रमा लगन के अंदर है। आप सबको पता है कि मैं जो सारी दुनिया कुंडली देखती हूं मैं वो नहीं देखता, मेरी अपने ही एक तरीका है। जो आपको उनकी जन्म कुंडली के अंदर सूर्य बुध लाभ स्थान के अंदर नजर आते हैं, मेरे को वही शुक्र शनि सूर्य बुध और केतु ये 10वें घर में नजर आते हैं और बृहस्पति और राहु ये 4थे घर में नजर आते मेरे को। और वैसे अगर देखा जाए तो उनकी जन्म कुंडली के अंदर राहु 5वें स्थान पे देखे सकते हैं। अब ऐसी अवस्था के अंदर क्या, इस अवस्था के अंदर उनकी बचपन से ही तकलीफें लिखी हुई है
बचपन से ही तकलीफों में साफ तौर पे लिखा है कि उनकी मां को उनके पिता की तरफ से जो पूरे सुख मिलने चाहिए उनमें कमजोरी है। फिर दूसरी चीज और कि उस वक्त के अंदर इनका बचपन के अंदर के जो मैं हालात देखूं तो उसके अंदर ये गुरु चंडाल योग जो चौथे घर में बैठा हुआ था वो रियलिटी में बहुत अच्छा ज्ञान यानी कि डिग्री वाली पढ़ाई समझे छोटेपन में उस तरफ बढ़ना वो और प्लस घर का सुख वो कमजोर था। ठीक है, वहां से वो हुआ। लेकिन इसके अंदर एक बहुत बड़ा पार्ट ये बन गया कि बृहस्पति देव की दृष्टि शुक्र और शनि के ऊपर जब पड़ी और लगन में बैठे हुए चंद्रमा ने जब प्लानिंग दी और 12वें घर के बैठे हुए मंगल कहते हैं राहु को शांत कर देते हैं यानी कि चालाकी वाले पार्ट को निकाल के दूर फेंक देते हैं। तो अब ऐसी अवस्था के अंदर उनकी कुंडली क्या तैयार हुई? उनकी कुंडली तैयार हुई कि ऐसा इंसान अपने आप से ही बात करता हुआ अपने आप को ही तोलता हुआ जिंदगी के अंदर हर तरह की मेहनत करता हुआ और घर का सुख ना पाता हुआ जिंदगी के अंदर प्लानिंग बना करके आगे बढ़ने में पूरी तरह से सक्षम होगा। ठीक है, अब क्योंकि शुक्र शनि ये जब भी आपस में मिलते हैं तो ये दोनों मिलकर के भी अपने दिल के अंदर भलाई के ख्यालों को पैदा करते हैं। दूसरा, चंद्र और मंगल का मेल इसकी खासियत ही एक होती है कि ऐसा इंसान दूसरों का मन रखने के लिए किसी भी हद तक जाता है और जो इसको जानते भी नहीं है जो इनको ये पहचानते भी नहीं है उनके लिए भी ये पूरी तरह से सक्षम सोच करके उनके लिए सब कुछ करने की कोशिश करेंगे। ये इनकी कुंडली का योग बनता है। और क्योंकि बृहस्पति बहुत सक्षम है तो ऐसी अवस्था में ऐसे इंसान को अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस होता है कि ऐसे इंसान के पास अगर 50 नौकर भी हों तो तब भी वो अपने कामों को स्वयं करके ही सेटिस्फाई होता है, वो उनके भरोसे सेटिस्फाई नहीं होता। तो इस तरह की नरेंद्र मोदी की कुंडली है। अब ऐसी अवस्था के अंदर जो इनकी लाइफ का सबसे सक्षम पीरियड यानी कि 2005 से जो चला और अभी 2021 तक की जो महादशा चंद्रमा की भी अभी चल रही है ये इनको वैसे ही राजयोग प्रदान कर रही है। तो ये हो गई इसकी विवेचना। अब आगे राहुल गांधी जी। राहुल गांधी जी की जन्म कुंडली के अंदर मैं देखूं, आप लोग जो इनकी जन्म कुंडली देखते हैं उसके अंदर राहु इनके जो है वो धन भाव के अंदर है, शनि चौथे घर के अंदर, बुध 5वें घर के अंदर और सूर्य मंगल 6ठे घर के। लेकिन अब जो मैं कुंडली देखने लगा जो हम अपनी तरफ से बनाते हैं उस कुंडली के अंदर क्या है, लगन के अंदर राहु, ठीक है, और बुध चौथे घर के अंदर, चंद्रमा 10वें घर के अंदर और शनि की दृष्टि बृहस्पति के ऊपर 3रे घर में बैठ गई। ये क्या करेंगे कि एक बात तो पक्की कि ये किसी भी चीज को जब करने के लिए ठानेंगे तो उसकी तरफ चलेंगे क्योंकि मंगल 6ठे का। दूसरी तरफ यहां पर ये योग बोलता है कि कहीं न कहीं इनको कंफ्यूजन वाले हालात खड़े रहेंगे। समझिए वहां चीज, उस कंफ्यूजन की वजह से इरिटेशन लेवल वो थोड़ा ज्यादा बढ़ने के योग है, यानी कि छोटी छोटी बात के ऊपर इरिटेट भी हो जाना, ये चीज। तीसरा, इनका शनि ऐसे घर में बैठा है जो सिर्फ इनके आसपास के दायरे के अंदर जो बहुत ही खास दोस्त हैं उनके साथ ही ये ज्यादा घुल मिल के रहने में ये अपने आप को अच्छा रखेंगे। लेकिन अब क्या हुआ, ऐसी अवस्था के अंदर कहीं न कहीं जो नए लोग जुड़ते हैं वो इनसे दूरी महसूस करते हैं। तीसरी बात, ये स्वयं पूरी तरह से प्लान करते हैं लेकिन उसके अंदर वो जो एक दूसरे की फील को सोच के उसके लिए प्लान करके जो आगे बढ़ना, बेटा उसमें थोड़ी सी कमी है, जिसकी वजह से अब अगर देखा जाए तो उस कुंडली में जहां इतना वजन है लोगों की भलाइयों को लेकर के, इस कुंडली के अंदर वो तुलना में थोड़ा सा छोटा रह जाता है। यही रीजन है कि इनका जो राजयोग है मोदी जी के मुकाबले ये 10% पे आ गया। इस वजह से यहां पर मैं अब तुलना मैंने क्या करनी है बेटा, अगर वो आप ही लोग करो जो मैंने बताया है तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, वो बात अलग है कि इनका भाग्य स्थान इतना स्ट्रांग है कि जिसके अंदर कहते हैं कि इनके पैदा होने के बाद
इनके परिवार को और बढ़ोतरी मिलेगी और नाम मिलेगा। ये परिवार के नाम के लिए तो बेहद उत्तम कुंडली है, लेकिन पर्सनली अगर देखा जाए तो कुंडली के अंदर राजयोग ही इतना बड़ा है कि जिसके अंदर कर्म बहुत कम है। सबसे बड़ा अगर कोई फैसला होता है और सबसे बड़ा मालिक मैं बोलूं तो वो तो जनता ही है। तो जनता किसको इस बार चूज करने वाली है, जनता किसको उस कुर्सी पे काबिज करने वाली है, आपसे जानूंगी कौन बनेगा प्रधानमंत्री। ये जो गेम चल रही है कौन उसका विजेता होने वाला है? तुमने सवाल तो कुछ और किया, लेकिन इससे मिलता हुआ मैं जवाब कुछ दूसरा देने जा रहा हूँ। जी, होता क्या है रजय, आप देखेंगे कि घर के अंदर 4 बच्चे हैं, लेकिन किसी एक बच्चे की अट्रैक्शन बहुत जबरदस्त होती है कि उसकी तरफ जबरदस्ती मन खींचता है और उसको प्यार करने को मन करता है। ठीक है, वो उसके चेहरे की बनावट, उसके बोलने की शैली, और शरारती तो सारे बच्चे होते हैं, और उसकी शरारत करने की शैली, ये तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन किसी एक को बड़ा खास बनाता है। ठीक है, ये चीज। अब इसके अंदर हो क्या गया, जो नरेंद्र मोदी जी, आप देखेंगे कि उनके कान काफी बड़े बड़े हैं, उनका मस्तक पीछे को गया हुआ, लेकिन ये भौं वाला पोर्शन ये उभरा हुआ है, बाहर को निकला हुआ है। ये जो कान का बड़ापन है, जो मैं आपको कह रहा था कि शुक्र और शनि का 10वें घर में होने से उच्च केतु बन गया, समझिए, ये वो साबित कर रहा है। फिर मैंने एक दूसरी बात और कही कि चौथे घर का जो बृहस्पति है वो आंतरिक ज्ञान और बाहरी ज्ञान दोनों ही देता है, और उसकी दृष्टि शुक्र और शनि के ऊपर पड़ जाने के कारण यहां पर हुआ क्या, ये जो बृहस्पति चौथे घर में बैठ के शुक्र और शनि के ऊपर जो दृष्टि डाल रहे हैं, इन्होंने मिलकर के इनकी ये सोचने विचारने की जो शैली है वो बेटा बड़ी कर दी, जो इनकी भवें यहां से उभरा हुआ जो इनका पोषण नजर आता है। अब इसके कारण हुआ क्या, इनकी आवाज में वो सक्षमता बनी, इनकी अपने ही जो इनका ज्ञान है, जो बचपन से इन्होंने अपने लिए इकट्ठा किया, अपना एक्सपीरियंस इकट्ठा किया, उसके कारण उनके बोलने में इतना जबरदस्त कॉन्फिडेंस है कि सामने वाला प्रभावित हुए बिना रह ही नहीं सकता। और जो इनके ये जो कान बड़े हैं, ये कान बड़े की खासियत क्या होती है बेटा, कि ऐसा इंसान जिसका भी ये कान बड़ेपन पे होता है और थोड़ा सा नीचे को ज्यादा जब लटकता है, उसके दिल में एक खास प्रकार की हमदर्दी होती है, जिसके कारण कि वो दूसरों के दुख दर्द को भाप के अपने एक्सपीरियंस को साथ जोड़ के वो बात ही ऐसी करता है कि अगर वो जनरल दुनिया के अंदर भी बात करे, ये तो राजनीतिक है, जनरल दुनिया के अंदर घर में रहते हुए भी बात करे तो सामने वाले का मन मोह लेता है। समझे, ये खासियत ये नरेंद्र मोदी जी को मिली। लेकिन अब यहां पर हम राहुल गांधी जी की तरफ आए थे। राहुल गांधी जी के कान में थोड़ा छोटापन है, ठीक है, उनकी आंखें गोलपन के ऊपर है, ये बाबे तो जरूर बार को है, लेकिन वो जो पीछे से यहां से उभरा हुआ पोर्शन है वो थोड़ा कम है। इसकी वजह से हुआ क्या कि उनके काम के अंदर थोड़ी सी जल्दबाजी नजर आती है, यानी कि उनकी कुंडली सही मायने में एक फौजी वाली कुंडली है, जिसके अंदर की पूरी तरह से जोश लगा करके और बिल्कुल ऑर्डर देके काम करवाना, ठीक है, वो कुंडली बन जाने के कारण और मंगल का उसमें जोश ज्यादा नजर आने के कारण, समझिए, और सूर्य की गर्मी जो कि बहुत ज्यादा नहीं है प्रबल, वो थोड़ी कमी पे होने के कारण बेटा अब हो क्या रहा है कि उनसे जो चीज वो करेंगे, बोलेंगे, बताना चाहेंगे, उसके अंदर जल्दबाजी ज्यादा आएगी, और जब वो बोलते हैं तो वो अपने आप में खोए होते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी जब बोलेंगे तो वो दूसरों के लिए सोच रहे होंगे, और ये जब बोलेंगे तो ये अपनी ही बात के ऊपर कंसंट्रेट कर रहे होंगे। तो ये फर्क की वजह से बेटा वो जो राहुल गांधी का प्रभाव पूरी तरह से सामने वालों पे पड़ना चाहे, उसमें काफी हद तक कमी रह जाती है। और जब नरेंद्र मोदी बोलते हैं और सामने वाली दुनिया सुनती है तो उनको ऐसे लगता है कि हमारे लिए बोला जा रहा है, तो इसलिए वो ज्यादा कनेक्ट हो जाती है। तो इसकी वजह से साफ तौर पे ये नजर आता है, अगर लक्षण विज्ञान अगर आप पढ़ते हैं तो उसके अंदर जो मैं बोल रहा हूं वो आपको साफ तौर पे पता चलेगा कि जो मैं बोल रहा हूं वो वैसे ही है। उसकी वजह से नरेंद्र मोदी का प्रभाव ज्यादा पड़ता है बातों का, और राहुल गांधी की बातों का प्रभाव थोड़ा कमजोर रह जाता है। तो चलिए इसी के साथ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, गुरु मंत्र की एक खास पेशकश जारी रहेगी।
तो चलिए ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सरगम पंत और आप देख रहे हैं गुरु मंत्र। और बात हो रही है आखिरकार 2019 लोकसभा चुनाव में किसकी होगी जीत और किसकी बनेगी सरकार, ज्योतिष के एंगल से। गुरुदेव, 2019 लोकसभा चुनाव का एक और हाईलाइट रहा कि बड़े बड़े सितारे, नामचीन सितारे, क्रिकेटर्स ने चुनाव लड़ा, गौतम गंभीर, ये सब चुनाव लड़ रहे हैं। तो आपसे हेमा मालिनी जी के लिए पूछना चाहूंगी कि उनकी कुंडली क्या कहती है, क्या एक बार फिर से वो चुनाव जीत पाएंगी? अगर हेमा मालिनी जी की हम बात करें बेटा जी, जो सब लोग जन्म कुंडली देखते हैं बेटा, उसके अंदर भी और यहाँ पर जो मैं देखा उस पर भी, इनकी भी कुंडली के अंदर शुक्र और शनि का मेल इनके धन भाव के अंदर है, जो कि नरेंद्र मोदी की कुंडली के अंदर 10वें घर में है। ठीक है, 10वां घर राज काज से संबंध रखता है, बड़े काम से संबंध रखता है, लेकिन ये जो घर है ये बोलबानी से, जो दूसरा घर है बोलने का घर होता है, बोल के धन कमाने का होता है। तो वो एक्टर रही हैं तो उन्होंने सारी जिंदगी यही किया है। ठीक है, लेकिन ये भी उच्च का केतु है और नरेंद्र मोदी की कुंडली के अंदर सौम्य गए एक अच्छे ग्रह यानी कि बृहस्पति की दृष्टि उसके ऊपर पड़ रही है और इनकी जन्म कुंडली के अंदर चंद्रमा की दृष्टि इनके ऊपर पड़ रही है। समझे, जिसके कारण है क्या कि अब ये भी एक खास जगह दूसरों के मन के अंदर रखती है और राइट है, अच्छी है, दूसरों का भला सोचने वाली ये इस तरह की महिला है। बिल्कुल वो साबित हो गया। और कर्म स्थान का सूर्य यानी कि तीसरे घर का, तो ऐसी अवस्था के अंदर ये पाकम का, तो ये मेहनत करने में भी पूरी तरह सक्षम। अब ये जो लेकिन समय चल रहा है, ये समय इनके ऊपर जो चल रहा है राहु केतु की स्थिति का चल रहा है और राहु देव 10वें घर के अंदर बैठ के, इसके लिए लाल किताब के अंदर कहा जाता है कि भुलेखे का ग्रह, पता नहीं अच्छा करे पता नहीं बुरा करे। अब यहां पर ये राहु अगर इन दिनों के अंदर किसी भी वजह से इनके स्वास्थ्य को खराब करता है और उसके अंदर तकलीफों को बढ़ाता है तो इनका राजयोग कमजोर पड़ता है। लेकिन अगर ये शारीरिक रूप से बिल्कुल सक्षम रहती हैं और इस समय में इनको शारीरिक कष्ट ज्यादा नहीं आता है, समझे, तो ऐसी अवस्था में इनका दोबारा सीट पे बनना वो लगभग तय बनता है। तो ये राहु का जो समय है इसके लिए यही कहा जाता है कि पता नहीं ये इस तरफ गिराएगा या इस तरफ खड़ा करेगा, समझ गए। तो ये वाला समय इनके लिए कोई बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी अगर मैं परसेंटेज की बात करूं तो हेमा मालिनी के दोबारा बनने के चांसेस काफी हद तक हैं, लेकिन ये राहु है, कभी भी धोखा दे सकता है। तो इनकी जन्म कुंडली इस तरफ में ये बनती है। लेकिन एक बहुत खास बात और है, इनकी कुंडली के अंदर नरेंद्र मोदी वाला अच्छा योग तो है ही, इनकी कुंडली के अंदर राहुल गांधी वाला अच्छा योग भी है, जिसकी वजह से राहुल गांधी जी इतने सक्रिय हुए और इतनी मेहनत उन्होंने करके दिखाई। और वो मेल क्या था उनका, छठे का मंगल और केतु अष्टम भाव का। तो इनकी कुंडली के अंदर मंगल और केतु इकट्ठे होकर के वो भी इनसे पूरी तरह से मेहनत करवाने के ऊपर तुले हुए हैं, समझे। और जब भी ये मंगल केतु मिलते हैं, जीवन साथी और पुत्र के सुखों में दिक्कत होती है। ठीक है, तो आप खुद समझदार है, आप खुद सोच के देखिए कि उस हिस्से में भी हेमा मालिनी को कुछ न कुछ तकलीफें तो जीवन में झेलने को मिली। सभी उसी तरह से ये राहुल गांधी की कुंडली मिल रहा। तो अब ये छोटे राज के लिए हेमा मालिनी की कुंडली बहुत अच्छी है, लेकिन बहुत बड़ी पद प्रतिष्ठा तक बढ़ जाना वो योग इनकी कुंडली के अंदर नहीं है। ठीक है, लेकिन ये जो समय चल रहा है इसके अंदर काफी हद तक चांसेस है कि हेमा मालिनी की जीत सक्षम हो सकती है। लेकिन इन दिनों में अगर उनका स्वास्थ्य खराब हुआ तो रिजल्ट शायद बुरा आ सकता है। गुरुदेव, आज हम चुनाव की बात कर रहे हैं, उनके नतीजों की बात कर रहे हैं, पर सब हम कर रहे हैं कुंडली के दृष्टिकोण से। बिल्कुल। अब हम बात एस्ट्रोलॉजी की अगर करें तो कर्म स्थान दोनों का यानी पीएम मोदी का और राहुल गांधी का क्या क्या कहता है, अलग अलग आप हमारे दर्शकों को बताइए। पहले नरेंद्र मोदी जी की बात कर लेते हैं कि अगर वो प्रधानमंत्री ना होते तो क्या होते। ठीक है, उनकी कुंडली क्या कहती है? राजी, क्या होता है जब भी दुनिया के अंदर कोई भी अच्छी दवाई बनी हो, अच्छी बिल्डिंग बनी हो, अच्छी मशीनरी बनी हो या कुछ भी लगाओ, कुछ भी जो अच्छा तैयार होता है ना, उसमें बहुत सारी चीजों का मिश्रण आके मिला है तब वो बना। अगर आज की डेट में हम देखें कि रॉकेट भी अगर बना है
तो रॉकेट बनाने के लिए भांत भांत की चीजें उन्हें इकट्ठी करनी पड़ी। एक हल्का शायद मेटल भी उनको ढूंढना पड़ा, उनको लिक्विड भी ऐसे ढूंढने पड़े कि जो ऊपर काम कर सके, उनको टेक्नोलॉजी भी जो वर्ल्ड क्लास हर जगह से इकट्ठी की हुई ऐसी लेनी पड़ी कि जो ऊपर जाके भी चल सके। इसी प्रकार से बेटा जन्म कुंडली होती है। जन्म कुंडली के अंदर अगर मल्टीपल काम बुद्धि वहां पर इंडिकेट कर रही है कि वो हिस्सा अपने अंदर होगा तो इंसान स्पेशल बनता है। अब जैसे अगर नरेंद्र मोदी जी की जन्म कुंडली देखें तो लाल किताब क्या बताती है कि इनका काम क्या होगा। अब सबसे पहले आता है कि आप धर्मशास्त्र, तत्व ज्ञान, बैंकिंग, शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले होंगे, ये पहली चीज। दूसरा आता है कि कोर्ट केस, चुनाव, प्रतियोगिता संबंधी कारोबार आपको हमेशा सफल रखे। तो आ गया ना प्रतियोगिता भी और चुनाव भी, ठीक है। तीसरा इनके आ रहा है कि आप शिक्षा के क्षेत्र में विशेष कार्य करने वाले, कानून की समझ रखने वाले और समझ बूझ के कार्य अच्छे मध्यस्थ यानी कि मीडिएटर भी बन सकते हैं, वो भी इनकी कुंडली के अंदर है, ठीक है। बुद्धि से संबंधित करने वाले हर कार्य आपके लिए और सलाहकार के पद पर रहना आपके लिए बहुत उत्तम होगा। फिर आगे आता है कि आप वकालत, अदालतें, शिक्षा संस्थान, विदेश, किसी इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाली कंपनी में काम करना, ये सब कुछ आपके लिए उत्तम है। फिर आगे देखो क्या आता है कि इनकी कुंडली में लिखा हुआ है कि आपका रुझान प्रवचन तथा ज्योतिष विद्या की तरफ भी होगा, कि यानी कि प्रवचन करने की ताकत भी आपके अंदर है, ठीक है। और आत्म साक्षात करके अपने अनुभव दूसरों के साथ शेयर करना, ये भी इनके अंदर है। धार्मिक सोच विचार भी इनके अंदर है। अब अगर मैं खोली जाऊं तो इनके काम पे काम और निकलते चले जाते हैं, यानी कि घूमने फिरने से संबंधित काम, आप जो जो नेकी करोगे त्यो तो आप बढ़ोगे, मतलब कि इतने काम निकल रहे हैं कि यहां लिस्ट खत्म नहीं हो रही। यानी कि इतना कुछ कुदरत ने इनको पहले से ही दे के भेजा है, इनके कर्म स्थान के ऊपर ये लिख के भेजा है। गुरुदेव, आप आपसे जानना चाहेंगे कि राहुल गांधी जी की कुंडली क्या कह रही है, क्या कर्म स्थान है? अगर वो एक राजनेता नहीं होते तो फिर क्या होते? बेटा अब राहुल गांधी की कुंडली के अंदर अगर हम देखें जी, तो इनकी जन्म कुंडली के अंदर जो कर्म स्थान पे कारक हैं वो है बेटा शुक्र, और शुक्र जन्म कुंडली के इनके छठे घर के अंदर बैठे हुए हैं। अगर लगन कुंडली के अंदर देखें तो सातवें घर में नजर आएगा, लेकिन हमारे यहां से जो जन्म कुंडली बनती है उसमें छठे घर के अंदर। अब इसके अंदर ये जो कर्म स्थान के साथ जुड़ा हुआ शुक्र ये क्या कहता है? ये कहता है कि किसी भी तरह की डॉक्टरी या इंजीनियरिंग में अगर आप जाना चाहते हैं तो उसमें आपकी सफलता के चांसेस बनते हैं। यहां पर यह चीज किसी भी तरह के निर्माण से संबंधित, यानी कि निर्माण तो किसी भी तरह का हो सकता है, समझिए वो बिल्डिंगों का हो सकता है, मशीनरियों का हो सकता है, किसी भी तरह के पिरामिड्स का हो सकता है, कुछ भी निर्माण से संबंधित अगर किसी भी चीज में जिसमें कि लोहा, लकड़ी, सीमेंट वगैरह ये सब चीजें इस्तेमाल हो, उनके लिए इनकी कुंडली अच्छी है। तीसरा, ये आई सर्जन बन सकते हैं, और क्योंकि इनकी कुंडली के अंदर मैंने बताया था कि राजयोग है, तो उसके अंदर ये चीज आ रही है कि किसी भी तरह के लॉटरी के काम या बड़ी बड़ी ऐसी स्कीमें जिसके अंदर की धनोपार्जन किया जा सके, और एक पूरी तरह से व्यावसायिक बुद्धि लगा करके हिम्मत से करने वाले जितने काम होते हैं वो सारे इनकी कुंडली के अंदर वो शो हो रहे हैं। फिर इसके अंदर ये भी लिखा आ रहा है कि अगर आप किसी भी प्रकार की लकड़ी का कार्य करते हैं, या इनके कमरे में वुडन फ्लोरिंग लगी होती है, या इनके रूम के अंदर ही लकड़ी का कार्य बहुत ज्यादा अगर हुआ होता है, तो वहां पर आकर के इनका ग्रह इनको पूरी तरह सपोर्ट नहीं करेगा। समझे ये चीज, क्योंकि इनकी कुंडली का ये जो मंगल है ये केतु का दुश्मन बन गया, शुक्र का दुश्मन बन गया। तो ऐसी अवस्था में जहां पर भी लकड़ी ज्यादा मात्रा में होगी वहां पर इनकी कामयाबी कमजोर है, और जहां पर भी लोहा ज्यादा मात्रा में होगा वहां पर। अब ऐसी अवस्था में है क्या? लग्जरी लाइफ और ये राजनीति, जब इसमें आदमी आता है तो उसके अंदर उसका जो पाला पड़ता है इंटीरियर के अंदर ज्यादातर लकड़ी के काम हुए से ही पाला पड़ता है, रूम ही ऐसे भी होते हैं। और क्योंकि ये इंजीनियरिंग क्षेत्र, निर्माण कार्य, इन चीजों के और डॉक्टरी लाइनों के लिए ये इनके लिए बने थे, तो वो ऐसी अवस्था के अंदर शुक्र का छठे घर पे होना, शुक्र से ही राजनीति देखी जाती है।
तो राजनीति का छठे घर के साथ में जो जुड़ाव बन जाता है बेटा, ये कहीं न कहीं आकर के कमजोरी के हालात बनाता है और राजनीति के कार्यों को पूरी तरह से नहीं करने देता। तो इस वजह से इनकी कुंडली के अंदर इतने कम काम निकलना और मोदी की कुंडली के अंदर इतने ज्यादा काम जो सीधे सीधे भावनाओं, ज्ञान से, दिल से जुड़े हुए और बढ़ाइयों से जुड़े हुए वो जो काम निकल रहे हैं, इसलिए उनको वो वहां पर लेकर के जा रही है इनकी कुंडली। और इनकी कुंडली के अंदर दुनियादारी वाले जनरल काम लिखे होने के कारण शायद कुंडली पूरी तरह से सपोर्ट करके वहां तक नहीं लेके जा रही। तो बेटा इसीलिए कहते हैं कि काम वही करने चाहिए जो अपनी जन्म कुंडली के अंदर लिखे हो। गुरुदेव, एक बात तो हम सभी जानते हैं और टीवी पे अक्सर मीडिया पे हम देखते हैं कि चाय बेचा करते थे नरेंद्र मोदी, तो वो किस परिवार से ताल्लुक रखते थे, क्या पारिवारिक परिवेश था, ये हम सब जानते हैं। और राहुल गांधी की अगर हम बात करें तो उनका किस परिवार से ताल्लुक है वो भी हम जानते हैं, क्या संघर्ष उनके जीवन में रहे, मुझे लगता है हम सभी इस चीज से वाकिफ हैं। लेकिन आज जब आप कुंडली पढ़ रहे हैं दोनों की, तो आपसे जानना चाहेंगे कि जो परिवार वाला घर होता है कुंडली में वो क्या कहता है। तो शुरुआत मोदी जी से करते हैं, फिर राहुल गांधी जी पे आते हैं। इस मामले में जन्म कुंडली के 3 घर देखे जाते हैं बच्चे। एक तो देखा जाता है दूसरा घर, जिसमें कि अपना जो परिवार कैसा होगा, कितना बड़ा होगा, वो सब देखा जाता है। और चौथा घर वो देखा जाता है घर के अंदर के मेंबर और अपना ज्ञान, ये देखा जाता है। और तीसरा पिता का घर यानी कि जन्म कुंडली का 9वां 10वां घर, इसको देखा जाता है। लेकिन इसमें जो सबसे अहम होता है वो होता है बेटा जन्म कुंडली का चौथा घर। तो राहुल गांधी की कुंडली के अंदर देखते हैं कि चौथे घर के अंदर लाल किताब क्या कहती है। उनको कहती है कि पढ़ाई लिखाई में थोड़ी दिक्कतें बन सकती हैं, ठीक है, और पिता के सुखों में कमी के योग बन सकते हैं। लेकिन पिता, बाबा, दादा, इनकी विरासत आपको विरासत में मिलेगी, ये साफ तौर पे इनकी कुंडली के अंदर निकल के आता है। आपकी पढ़ाई लिखाई का स्तर सामान्य होगा। और फिर आगे ये लिखा हुआ है कि आपके पिता को आपकी 29 साल की उम्र के आसपास में काफी तकलीफें झेलने को मिल सकती या शारीरिक कष्ट मिल सकते, ये लिखा हुआ है। और साथ ही ये भी लिखा हुआ है कि आप काफी समृद्ध होंगे। ये चौथा घर एक तरह का सब कुछ डिक्लेयर कर देता है आदमी की जिंदगी रास्ता जहां पे जाना होता है, ठीक है। अब देखते हैं इनकी जन्म कुंडली का दूसरा घर क्या कहता है। इनकी जन्म कुंडली के अंदर साफ तौर पे लिखा हुआ है कि मकानों के सुख आपकी किस्मत में होंगे, लेकिन अपने बनाए हुए मकान का सुख वो कमजोर है, ठीक है। आप इतनी अच्छी किस्मत के मालिक होंगे कि रुपए, पैसे, दौलत खुद ब खुद चल करके आपके पास आएगा, ये इनकी कुंडली के धन भाव पे लिखा हुआ है। तीसरा लिखा हुआ है जो इंसान के हृदय को भी इंगित करता है, आप नेक नियत और अच्छी आदतों के मालिक हुए तो जिंदगी के अंदर सदा ही सुखी और बहुत ही समृद्ध रहेंगे। लेकिन अगर कहीं किसी आप बुरे व्यसन में गए तो आपके लिए काफी खराब हालात पैदा होंगे। ये जी, आपकी पढ़ाई लिखाई का फल शुभ मिलेगा, समाज में एक बहुत अच्छा उच्च स्थान भी प्राप्त होगा, आपको समाज में इज्जत, कामकाज में लाभ, ये सब सुख मिलेंगे, ठीक है। और साथ ही लिखा है कि आपका घर एक गौ घाट की तरह होगा जिसके अंदर की सब आपस में मिलजुल करके रहेंगे और खूब अच्छी जान पहचान होगी। ये तो बता दिया राहुल गांधी की कुंडली, ये बता रही है चौथा घर और दूसरा घर। तो अब देखते हैं कि नरेंद्र मोदी जी की जन्म कुंडली का चौथा घर क्या कहता है। नरेंद्र मोदी जी की जन्म कुंडली के अंदर हम जब चौथा घर को खोलते हैं तो लाल किताब क्या बोलती है, आपको संतान सुख में कमी का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। आपकी माता को काफी कष्ट में हालातों का सामना करना पड़ेगा। और साथ ही लिखा हुआ है कि आपकी माता को आपके पिता की तरफ से मिलने वाले सुखों के अंदर कमी होगी। ये देखो, ये चौथा घर साफ तौर पे निकाल देता है कि आपका बचपन क्या होगा और घर के अंदर की अवस्था क्या होगी। अब दूसरे घर पे जाते हैं इनकी जन्म कुंडली के। जन्म कुंडली के दूसरे घर के अंदर आप गए तो क्या आया, बहुत अच्छे समृद्ध जीवन के लिए आपको काफी संघर्ष करना पड़ेगा। अगर आपकी नौकरी या कामकाज बहुत अच्छा हो गया तो मकानों के सुख संबंधी जिंदगी में कोई ना कोई जबरदस्त झगड़ा होगा या उसमें तकलीफ होगी, ठीक है। अगर आप पूजा पाठ और अच्छे आचरण के मालिक हुए तो आप जिंदगी के अंदर बहुत अच्छे स्तर को प्राप्त करेंगे। ये दूसरा घर ये बता रहा है। फिर दूसरा, आपको पैतृक विरासत, मशीनरी, जमीन जायदाद आदि के संबंध में बुरे हालातों का सामना करना पड़ेगा। समझिए, आवश्यकता से अधिक पूजा पाठ आपके लिए नुकसानदेह होगा।
अब देखो, उनकी कुंडली के अंदर समृद्धि, पैसा, बाप दादा से मिलने वाले सुख और प्लस उनकी 29 साल की एज के आसपास पिता को दिखते ही ये सब कुछ लिखा साफ तौर पे, उससे इनका परिवार समझ आया। इनकी जन्म कुंडली के अंदर अगर चौथे दूसरे घर को देख रहे हैं तो उसमें साफ इंडिकेशन आती है कि ये गरीब परिवार से ही है। समझिए, इंसान की पैदाइश निर्धारित कर देती है कि इंसान क्या बनेगा। इंसान अपनी जन्म कुंडली दिखाकर उसके अनुसार नहीं चलेगा तो खाम खाई में बेटा एक तरह का भटकाव जीवन के अंदर बन के रह जाता है और इंसान पूरी तरह से पार नहीं जाता है। ठीक है, तो जन्म कुंडली का दूसरा और चौथा घर सक्षम होना, अगर किसी के घर पे भी कोई बच्चा पैदा होता है, अगर उसके जन्म कुंडली के दूसरे और चौथे घर की प्रेडिक्शन को अगर देखा जाए तो साफ समझ आ जाता है कि इस बच्चे के बड़े होने तक माँ बाप की स्थिति कैसी रहेगी, इसकी स्थिति कैसी रहेगी। ये चीज तो वो राजयोग में पैदा हुए तो वहां राज ही राज नजर आया, और यहाँ ये तकलीफ योग में पैदा हुए लेकिन राजयोग लेके पैदा हुए नरेंद्र मोदी, तो इसीलिए उन्होंने तकलीफ योग बचपन में भोग लिया और राजयोग अब ये पूरी तरह से शायद अंत तक इनकी किस्मत के अंदर राजयोग ही लिखा है। इस तरह से इनकी जन्म कुंडली बताता हूं। तो चलिए नतीजे क्या होंगे ये तो 23 मई को ही पता चलेगा, और 23 मई को भी ये साफ हो जाएगा कि आखिरकार किसकी बनेगी सरकार और कौन बनेगा प्रधानमंत्री। गुरुदेव, आपने जो कुंडली के आधार पे हमारे दर्शकों को जानकारी दी उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। माता रानी सबको सुखी रखे, खुश में बख्शे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, लेकिन कल फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ, और 23 मई को सबसे तेज नतीजे जानने के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।